तो लगता है फैसला पूरी तरह हो चुका है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव के बाद अब सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की भी इस्तीफा दे रहे हैं। यही जानकारी अंदरूनी सूत्रों से आई है और यही बात हमने 2 दिन पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आपके साथ चर्चा की थी। 5वें दिन यूक्रेन के शहरों में बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले ये प्रदर्शन बर्खास्त रक्षा मंत्री मिखाइल फेदोरोव के समर्थन में थे। अब ये यूक्रेनी सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सिरस्की को हटाने की मांग कर रहे हैं। लोग कीव, लवीव, खार्किव, दिनीप्रो और अन्य शहरों में एक ही नारे के साथ सड़कों पर उतर रहे हैं, सिरस्की हटाओ। और आज 20 जुलाई को सब कुछ एक ही बिंदु पर आ गया है। ज़ेलेंस्की लगातार 5वें दिन मैदानी कमांडरों से मिल रहे हैं। मीडिया में सिरस्की की जगह के उम्मीदवारों के नाम लीक हो गए हैं और आज शाम के लिए सर्वोच्च सेनापति की उच्च कमान की बैठक निर्धारित की गई है। यानी वही बैठक जहां ऐसे फैसले लिए जाते हैं और जहां नए सशस्त्र बल प्रमुख की घोषणा भी की जा सकती है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों का जनरल स्टाफ सब कुछ नकार रहा है, लेकिन बैठक से कुछ घंटे पहले उनके पास कहने को और कुछ नहीं है। इस एपिसोड में मैं सब कुछ नाम और तारीख के अनुसार बताऊंगा। अलेक्जेंडर सिरस्की की जगह किन लोगों पर विचार हो रहा है, पसंदीदा कौन है, क्या मिखाइल फेदोरोव लौटेंगे और वे किस पद को स्वीकार करेंगे। राष्ट्रपति की जनरलों से मुलाकातों की ये श्रृंखला क्या मायने रखती है, जबकि आधिकारिक बयान सीधा था। राष्ट्रपति ने मोर्चे की स्थिति और लड़ाकू इकाइयों को क्या जरूरत है, इस पर कमांडरों की रिपोर्ट सुनी। लेकिन ये सामने आया कि 3 मुख्य उम्मीदवारों से ज़ेलेंस्की कई बार मिल चुके हैं और साफ तौर पर सिर्फ मोर्चे की स्थिति पर ही बात नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी सदस्यता के लिए आभारी हूं। चलिए मैं एपिसोड की शुरुआत आधिकारिक स्थिति से करता हूं, ताकि इसे तुरंत वास्तविकता से अलग किया जा सके, क्योंकि प्रतिक्रिया उल्लेखनीय रही। आज 20 जुलाई को यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ ने खंडन जारी किया है। इस बात की जानकारी कि सिरस्की को बर्खास्त किया जा रहा है वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। बताया गया कि अलेक्जेंडर सिरस्की और जनरल स्टाफ प्रमुख आंद्रेई इग्नातोव अपने कर्तव्यों पर बने रहेंगे। जनरल स्टाफ ने सिर्फ औपचारिकता की याद दिलाई। इन पदों से हटाना केवल राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर ही होता है। इसीलिए जब तक किसी ने ज़ेलेंस्की का आदेश नहीं देखा, दोनों वही हैं। लेकिन ये कम बोलना बहुत कुछ कहता है, जैसे कि वो अफवाहें कि उच्च सैन्य अधिकारी उन सैनिकों को निशाना बनाने और उन्हें औपचारिक फटकार देने की कोशिश कर रहे थे जो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे। जनरल स्टाफ के बयान की एक ही पंक्ति में ही असल बात छुपी है। जैसा कि आपने देखा, जनरल स्टाफ ये नहीं लिखता कि सिरस्की बने रहेंगे और ये भी नहीं कहता कि सारी अफवाहें झूठ है। जनरल स्टाफ लिखता है कि राष्ट्रपति का आदेश नहीं है, इसलिए सिरस्की और इग्नातोव फिलहाल अपनी जगहों पर बने हुए हैं। और यूक्रेनी विधायकों की प्रक्रिया के अनुसार आदेश ठीक उसी के बाद हस्ताक्षरित होता है जब सर्वोच्च कमांडर की बैठक होती है, जो आज शाम के लिए निर्धारित है। यानी खंडन पूरी तरह से तकनीकी सच्चाई पर आधारित है। बयान के समय वाकई में दस्तावेज मौजूद नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शाम को या कल सुबह नहीं होगा। राष्ट्रपति के सलाहकार दिमित्री लिटविन ने पत्रकारों के जवाब में और उलझन बढ़ा दी और उन्होंने कहा कि आज शाम को नए नियुक्तियों की उम्मीद करना शायद ठीक नहीं होगा, यानी शायद आज शाम को भी नहीं। ये एक बहुत ही गोलमोल बयानबाजी है, लेकिन ये इतनी गोलमोल है कि अपने लिए दोनों तरफ से फैसले की गुंजाइश छोड़ देती है। लेकिन मेरे सूत्र जो सांसदों और कुछ पश्चिमी पत्रकारों में हैं, कहते हैं कि राष्ट्रपति कार्यालय के अंदर अभी असल में ये चर्चा हो रही है कि सवाल सिरस्की को हटाने का नहीं, बल्कि उनकी जगह कौन आएगा। संक्षेप में मैं आपको पृष्ठभूमि याद दिला दूं, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी असली वजह जनता का विरोध है। 15 जुलाई को ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को बर्खास्त किया और यह फैसला पूरे मंत्रिमंडल के इस्तीफे से लागू हुआ। प्रधानमंत्री सूर्यडेंको की सरकार गई और फेदोरोव नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। राष्ट्रपति ने जनता का सेवक गुट की बंद बैठक में बताया कि फेदोरोव और कमांडर सिरस्की के बीच विवाद सुलझ नहीं सका। बाग्ल खुद फेदोरोव ने भी इसे स्वीकार किया और ज़ेलेंस्की ने कहा
कि उनकी मौजूदगी के बिना ये दोनों शांति से बात भी नहीं कर सकते थे। बर्खास्तगी के बाद ब्रीफिंग में फेदोरोव ने अपनी कहानी बताई और कहा कि सिरस्की ने राष्ट्रपति के सामने अल्टीमेटम रखा था, या तो मुख्य कमांडर या मंत्री। फेदोरोव ने सिरस्की और जनरल स्टाफ के प्रमुख ग्नातोव दोनों को बदलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार नहीं किया और आखिरकार यूक्रेनी सशस्त्र बलों के मुख्य कमांडर को ही चुना। फेदोरोव ने उसी समय एक खास बात भी कही कि उनके अनुसार संयुक्त बलों के कमांडर मिखाइल द्रोपाती को सिरस्की ने मोर्चे पर सफलता के बावजूद एक साथ 3 आधिकारिक फटकार दी थीं। तो इस उपनाम को याद रखिए, द्रोपाती वो अभी उम्मीदवारों की सूची में है और मिखाइल फेदोरोव ने उसका नाम यूं ही नहीं लिया था। फेदोरोव की ब्रीफिंग के बाद लोग सड़कों पर आ गए। निष्पक्ष कहूं तो वे एक साथ बाहर निकले ब्रीफिंग के साथ, लेकिन इस ब्रीफिंग ने खुद विरोध प्रदर्शन को बहुत ज्यादा ताकत दी। शुरुआत में लोग फेदोरोव का समर्थन कर रहे थे, लेकिन बाद में जब उन्हें संघर्ष की स्थिति समझ आई तो कुछ लोग सिरस्की के खिलाफ विरोध करने लगे और यही सड़क पर हुए विरोध का सिरस्की के खिलाफ खुली मुहिम में बदल जाना वो कारण बना जिसने संभवतः ज़ेलेंस्की को कमांडर इन चीफ बदलने के बारे में सोचने पर मजबूर किया। यानी जनता ने उसके एक हफ्ते पुराने फैसले को बदल दिया। वैसे सिरस्की को यूक्रेनी और पश्चिमी मीडिया में काफी समय से कसाई जैसे सख्त उपनाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर मोर्चा संभाले रखने के लिए जाने जाते हैं, जिससे उनके आलोचक भारी सैनिक नुकसान से जुड़ते हैं। तो सेना में जो नाराजगी थी वो रैलियों से पहले ही जमा हो चुकी थी। स्केलिया के हमलावर रेजिमेंट में 20 से ज्यादा नए सैनिकों की गैर युद्ध मौतों की जांच ने मामले को और तूल दे दिया। यह आग में घी डालने जैसा था। लेकिन बाहर सड़क पर विरोध हो रहा था। राष्ट्रपति दफ्तर में भी तेज बहसें और वार्ताएं चल रहे थे। ये बात राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इरादों को बयानों से बेहतर उजागर करती है। सिरस्की की बर्खास्तगी की जानकारी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर नहीं होते। ज़ेलेंस्की कई दिनों तक लगातार लड़ाकू कमांडरों से मिलते रहे और शुरुआत में उन्होंने दिखाया कि वे सिर्फ उनकी बातें सुनने मिल रहे हैं। फ्रंट पर स्थिति और यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की विभिन्न इकाइयों को हथियारों आपूर्ति आदि के मामले में क्या चाहिए, ताकि बस स्थिति को समझा जा सके। एक तरफ तो ऐसा ही है, लेकिन दूसरी तरफ ये सिर्फ एक दिखावा था। यानी ये साफ है कि जाहिर है फ्रंट की स्थिति की रिपोर्ट्स ज़ेलेंस्की ने सुनी थीं, लेकिन ये सभी मुलाकातों की मुख्य वजह नहीं थी। जैसे कि मैंने अपनी पिछली कड़ी में बताया था और इस विषय पर मैंने 18 जुलाई को ही कहा था कि ज़ेलेंस्की के कमांडरों से मुलाकातें असल में यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के नए कमांडर इन चीफ के उम्मीदवार को देखने के लिए थीं, और ये रहा आपके सामने एक तथ्य। सिर्फ कुछ खास कमांडरों से ज़ेलेंस्की लगातार दूसरे दिन मिल रहे हैं, बाकी को उन्होंने एक बार सुना और फिर जाने दिया, बस। आइए नाम लेकर समझते हैं कि उन्होंने किन लोगों को बुलाया था, क्योंकि यही वही सूची है जो नए कमांडर इन चीफ के पद के लिए इंटरव्यू के लिए बनाई गई थी। मिखाइल द्रोपाती, मेजर जनरल, यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की संयुक्त बलों के कमांडर। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 2 दिन से उनसे लगातार बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिता रहे हैं। द्रोपाती ने मोर्चे के सबसे कठिन इलाकों की स्थिति की रिपोर्ट दी। सुमी, खार्किव, लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्रों में उनकी जीवनी बहुत ही उल्लेखनीय है। नवंबर 2024 से वे थल सेना के कमांडर थे। जनवरी 2025 में उन्होंने ऑपरेशनल स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग हॉर्टेतिया का नेतृत्व किया और 1 जून 2025 को उन्होंने थल सेना के कमांडर पद से इस्तीफे की अर्जी दी। सुमी क्षेत्र में प्रशिक्षण मैदान पर रात के हमले के बाद, जहां उस समय दुर्भाग्यवश प्रशिक्षण इकाई के सैनिक मारे गए थे, यानी वो व्यक्ति जिसने इस त्रासदी की जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया, जो यूक्रेनी सैन्य माहौल में फिर भी ईमानदारी की निशानी मानी जाती है। आगे व्लादिमीर गोरबात्युक, ब्रिगेडियर जनरल, ऑपरेशनल कार्य के लिए जनरल स्टाफ के डिप्टी चीफ। उनके साथ ज़ेलेंस्की ने भी लगातार 2 दिन बातचीत की। गोरबात्युक 2015 में 54वीं स्वतंत्र मैकेनाइज्ड थ्रेड के कमांडर थे और वे दक्षिणी ऑपरेशनल कमांड के पहले डिप्टी कमांडर भी थे। अगले उम्मीदवार ओलेग अपोस्तोल है।
ये हवाई हमला बलों के कमांडर है। ये भी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें राष्ट्रपति ने एक से ज्यादा बार सुना है। और एक और उम्मीदवार है आंद्रेई बेलेत्स्की। ये तीसरे आर्मी कॉर्प्स के कमांडर और अजोव के संस्थापक है। सूत्रों के मुताबिक जेलेंस्की ने उनसे खास मुलाकात कर लंबी बातचीत की थी। इन सभी मुलाकातों के बाद खुद राष्ट्रपति ने बहुत ही संक्षिप्त और सरल तरीके से लिखा कि उन्होंने मोर्चे की स्थिति पर रिपोर्ट सुनी और आगे उद्धरण है, कल अहम बातचीत होगी। ये कल शाम की बात है और ये जो अहम बातचीत है वही सर्वोच्च कमांडर की बैठक है। मुझे लगता है इस चरण पर आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि अलेक्जेंडर सिरस्की की जगह कौन ले सकता है। यह कई जानकारियां हैं, लेकिन सब कुछ नामों पर आकर रुक जाता है। लीगानेट के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय और सरकार में सूत्रों के हवाले से शुरू में 11 उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा है। मैं ये जोड़ूं कि वेरखोना राडा के सूत्रों ने भी पुष्टि की कि शुरू में उम्मीदवार 10 से ज्यादा थे। हालांकि इस बात की अभी तक कोई अंतिम पुष्टि नहीं है कि सिरस्की की जगह कौन लेगा और उसका नाम आखिरी वक्त तक गुप्त रखा जाएगा। ये साफ है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। युद्ध जारी है और सेना को बिना कमान पल भर भी नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन 11 उम्मीदवारों में से शायद 4 मुख्य पसंदीदा सबसे आगे निकल कर आए हैं। पहले स्थान पर वही ओलेग अपोस्तोल है जो एयरबॉर्न असॉल्ट फोर्सेस के कमांडर हैं। अभी तक अपुष्ट अफवाहों के अनुसार, मैं फिलहाल ऐसे ही कहूंगा, अपुष्ट अफवाहों के मुताबिक सबसे ज्यादा संभावना उन्हीं के पास है और सूत्र उन्हें सिरस्की की जगह लेने के लिए संभावित पसंदीदा बता रहे हैं। लेकिन यहां अगर ऐसा कहे तो एक छोटी सी समस्या है। अगर अपोस्तोल सिरस्की की जगह लेते हैं तो यह सिर्फ औपचारिक बदलाव होगा। क्यों? असल में डीएसएचवी यानी एयरबॉर्न असॉल्ट बलों के कमांडर ओलेग अपोस्तोल ने खुद अलेक्जेंडर सिरस्की का समर्थन किया था। उन्होंने विरोध जताया और कहा कि वे युद्ध आदेशों और सैनिकों की जान की जिम्मेदारी की कीमत अच्छी तरह जानते हैं। उनके अनुसार सैन्य प्रबंधन प्रणाली अनुशासन, एकल नेतृत्व और कमांडरों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित होती है। उन्होंने युद्ध अनुभव न रखने वालों द्वारा सैन्य नेतृत्व की आलोचना को खारिज किया और मिखाइल फ्योदोरोव की ओर इशारा करते हुए कहा कि फ्योदोरोव का विषय अलग है। हालांकि निराधार आरोप और सार्वजनिक अपमान केवल सेना पर विश्वास को कमजोर करते हैं। इसके अलावा अपोस्तोल ने सैनिकों से आग्रह किया कि वे किसी भी हालत में राजनीतिक बहसों में शामिल ना हों, इन विरोध प्रदर्शनों में भाग ना लें। और उन्होंने जोर देकर कहा कि सशस्त्र बल हमेशा राजनीति से बाहर थे और रहेंगे। अगले उम्मीदवार मिखाइल ड्रोपाती हैं, संयुक्त बलों के कमांडर, वही जिनसे राष्ट्रपति ने 2 दिन बाद बात की थी और जिनके बारे में मिखाइल फ्योदोरोव ने सिरस्की द्वारा दी गई इन 3 फटकारों की कहानी सुनाई थी। लीगा पर नेट के अनुसार ये मुख्य दावेदारों में से एक है। ये एक बिल्कुल अलग कहानी है और मैं कहूंगा ये विपरीत खेमे के प्रतिनिधि है। आगे बढ़ते हैं। आंद्रे बेलेत्स्की, तीसरे आर्मी कोर के कमांडर और अजोव के संस्थापक। निसंदेह ये एक लोकप्रिय शख्सियत है, लेकिन मुझे कहना होगा कि राजनीतिक रूप से ये भारी हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा बैकग्राउंड है जो पश्चिमी साझेदारों के साथ संबंधों को जटिल बना सकता है या सैद्धांतिक रूप से जटिल कर सकता है। मैं समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। वही पोलिश लोग लगातार लोग लुभावन तरीके से याद दिला सकते हैं कि आंद्रे बेलेत्स्की का संबंध अजोव से है, भयानक राष्ट्रवादियों से है, वगैरह वगैरह। यानी अभी वही समय है जब पोलिश लोग निश्चित रूप से इसी बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने लिए राजनीतिक अंक बटोरने की कोशिश करेंगे। इसलिए यह बाहरी मोर्चे पर एक निश्चित समस्या बन सकती है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से कम ही मानता हूं कि कमांडर के रूप में वास्तव में आंद्रे बेलेत्स्की को नियुक्त किया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक व्यक्तिगत राय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे, इगोर एबोलेंस्की, ये कर्नल है, नेशनल गार्ड हार्टिया कोर के कमांडर। ये उसी नए पीढ़ी के कमांडरों में से एक हैं जो दांव लगाते हैं तकनीक पर, ड्रोन पर। यही सोच मिखाइल फ्योदोरोव आगे बढ़ा रहे थे और उन्होंने भी उनकी तारीफ की थी। जैसा मैंने पहले कहा, सूची में गुरबात्युक का नाम भी है, यानी उम्मीदवारों की मुख्य टीम नए बैच के कोर और ऑपरेशनल ग्रुपिंग्स के कमांडर हैं, ना कि कोई पुराने जनरलों का स्कूल। यही बात ध्यान देने लायक है।
फिर भी ये ध्यान रखना जरूरी है, नए सर्वोच्च कमांडर का नाम आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है। चयन प्रक्रिया जारी है और अफवाह है कि पसंदीदा उम्मीदवार अपोस्तोल है, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं। ये मामला पूरी तरह से समाप्त या हल नहीं हुआ है। अलग से मुझे चेतावनी देनी है कि अभी रूसी प्रचार तंत्र अपनी कहानियां फैलाना शुरू कर चुका है। जैसे यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कथित तौर पर पूर्व खुफिया प्रमुख किरिल बुदानोव बन सकते हैं। ये रूसी मीडिया के सूत्र बता रहे हैं, यानी क्रेमलिन की अफवाह है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बुदानोव अब तक किसी सूची में नहीं है। इस सब में एक अलग मुद्दा खुद मिखाइल फेडोरोव का भविष्य है, और यहां ताजा और स्पष्ट जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार फेडोरोव ने संकेत दिया है कि वो सत्ता में वापस आने के लिए तैयार हैं। वो जेलेंस्की की टीम में लौटने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक खास पद के लिए, फिर से यूक्रेन के रक्षा मंत्री के रूप में। ना तो सलाहकार के रूप में, ना ही उप मंत्री के रूप में, और ना ही किसी और पद पर। मेरे लिए कोई अलग विभाग खोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल वही पद, अपने पुराने यूक्रेन रक्षा मंत्री पद पर। उन्हें पहले जो सलाहकार की पोस्ट ऑफर की गई थी, उसे उन्होंने पहले ही ठुकरा दिया था। स्थिति यह है कि प्रदर्शनकारी फ्योडोरोव को दोबारा मंत्री बनाने और सिरस्की को हटाने की मांग कर रही है। फ्योडोरोव सिर्फ रक्षा मंत्री बनना चाहते हैं, जबकि ये पद औपचारिक रूप से गृह मंत्रालय के प्रमुख क्लिमेंको के लिए तय किया गया था। हमारे पास कार्यवाहक अधिकारी हैं, लेकिन पद औपचारिक रूप से क्लिमेंको के लिए तय था। तो ऐसी स्थिति बन गई है, या तो जेलेंस्की पूरी तरह से विरोध के दबाव में आकर मिखाइल फेडोरोव को वापस लाते हैं और साथ ही सिरस्की को बर्खास्त कर देते हैं। प्रदर्शनकारियों को वही मिलता है जो वे मांगते हैं, या जेलेंस्की क्लिमेंको को नियुक्त कर सिरस्की को भी रखते हैं। समाज से टकराव जारी रहता है, प्रदर्शन से कुछ नहीं मिलता, या जेलेंस्की कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। और असल में फेडोरोव और सिरस्की दोनों ही चले जाते हैं और उनकी जगह नए लोग आते हैं, नया कमांडर इन चीफ और नया मंत्री, यानी पूरी तरह से बदलाव। उस स्थिति में प्रदर्शनकारी कुछ हद तक संतुष्ट होंगे और प्रदर्शन शांत हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, फेडोरोव को वापस नहीं लाया गया, लेकिन सिरस्की को भी हटा दिया गया। यहां एक प्रक्रियात्मक अड़चन है, क्योंकि रक्षा मंत्री की पुनर्नियुक्ति के लिए वेरखोवना राडा का मतदान जरूरी है, और जनप्रतिनिधियों के अनुसार वेरखोवना राडा केवल 18 अगस्त को ही इकट्ठा होगी। तो फ्योदोरोव पर फैसला हो भी जाए, उसे जल्दी औपचारिक रूप देना मुश्किल होगा। तो लगभग 1 महीना यूक्रेन बिना स्वीकृत रक्षा मंत्री के रह सकता है। और आज एक और महत्वपूर्ण संकेत राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख किरिल बुदानोव से आया है। उन्होंने पहली बार यूक्रेन के कई शहरों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया दी। आगे उनकी टिप्पणी है, हाल के आंतरिक बदलावों की स्थिति ने तीव्र भावनाएं पैदा कर दी हैं। मैं उन लोगों को समझता हूं जो अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। उदासीन न रहना वो ताकत है जिसने हमारे देश को इन सभी वर्षों में संभाले रखा है। समाज की राय सुनी गई है। कुछ लोग मानते हैं कि किरिल बुदानोव का ये इशारा है कि प्रदर्शन सफल रहे और सरकार फैसले बदलने को तैयार है। हालांकि हो सकता है कि शुरू से ही सब कुछ ऐसा ही सोचा गया हो। बुदानोव ने यह भी जोड़ा कि स्थिति का समाधान उद्धरण के अनुसार पेशेवर तरीके से, रचनात्मक रूप से और देश के हित में किया जा रहा है, और उन्होंने शांत रहने का आग्रह किया। और मैं शब्दशः उद्धृत करता हूं, किसी से नफरत न करने को कहा, यह याद दिलाते हुए उद्धरण कि दुश्मन हमारे हर आंतरिक विवाद पर बारीकी से नजर रखता है और इंतजार करता है कि कब हम आपस में लड़ना शुरू करेंगे। मेरे हिसाब से ये उस फैसले की भूमिका तैयार करना है जो लिया जाएगा, और वो फैसला फिर भी प्रदर्शनकारियों को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा। नतीजा, 5 दिन से सिरस्की को हटाने की मांग के साथ प्रदर्शन जारी हैं और ये रुकते नहीं दिख रहे। जेलेंस्की कई दिनों से युद्ध के जनरलों और कमांडरों से व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। मीडिया में 11 उम्मीदवारों की सूची लीक हुई है जो सशस्त्र बलों के प्रमुख का पद के लिए हैं। आज पैराट्रूपर अपोस्तोल को सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है, और उनके अलावा मुख्य दावेदारों में द्रौपदोय भी शामिल है। फेदोरोव सिर्फ रक्षा मंत्री बनकर लौटने को तैयार हैं। राष्ट्रपति कार्यालय प्रमुख बुदानोव ने कहा कि समाज की बात सुनी गई है और कुछ नियुक्ति संबंधी फैसले होंगे।
यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने सिरस्की के इस्तीफे से इनकार किया है क्योंकि आदेश अभी जारी नहीं हुआ। यह आदेश सर्वोच्च कमांडर की बैठक के नतीजों पर निर्भर करता है और यह बैठक प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आज शाम के लिए निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति के सलाहकार लिटविन ने कहा कि आज शायद नियुक्तियां नहीं होंगी। उनका मानना है संभावना कम है, यानी ज़ेलेंस्की फिर भी अपने पास देरी करने की गुंजाइश रख रहे हैं। लेकिन पूरी ये व्यवस्था, जनरलों के साथ बैठकें, उम्मीदवारों की लीक हुई सूचियां, किरिल बुदानोव के बयान, ये पूरी व्यवस्था ऐसे बनाई गई है कि सेना प्रमुख की बदलाव अब अगर का नहीं बल्कि कब और किसको का सवाल लगता है। अगर आज शाम को आदेश आ जाता है तो यूक्रेन को फरवरी 2024 के बाद पहली बार नया सेना प्रमुख मिलेगा, जब जालुजनी की जगह नया व्यक्ति आया था। और उस व्यक्ति का नाम तय करेगा कि सेना अगले पूरे साल, जो मुझे लगता है सबसे कठिन साल होगा, कैसे लड़ेगी। हो सकता है कि आज नया सेना प्रमुख न बने, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फैसला राष्ट्रपति कार्यालय में आंख नहीं ले रहा। यहां मैं 3 बिंदु लगाता हूं और कहता हूं कि ये सब अफवाहें हैं। और अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें, घंटी दबाएं और कृपया इस एपिसोड को लाइक करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए, जो लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।